हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होता है, कहाँ हम यूज करते हैं डायमेंशन को? घर में ऐसे यूज करते हैं डायमेंशन को कि इस रूम का डायमेंशन है 10 फीट बाय 15 फीट, तो यहाँ पर हम लेंथ दिखाने के लिए डायमेंशन करते हैं। और डायमेंशन का जब हम यूज करते हैं तो हम कमरे का जब डायमेंशन बताते हैं उसके फ्लोर का, तो कहते हैं 10 फीट बाय 15 फीट। लेकिन हाइट भी बताना हो तो हम कह सकते हैं 10 फीट बाय 15 फीट बाय 10 फीट। तो 3 डायमेंशन हम दिखा रहे हैं। फिजिक्स में जो हम डायमेंशन की बात करने जा रहे हैं ये रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा और आगे बढ़ कर है। क्या है कि फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को सारे इंडिपेंडेंट तो है नहीं, उसमें से कुछ इंडिपेंडेंट हैं और बाकी डिराइव किए जा सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ सम पावर ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कहें और बेस क्वांटिटी कहें, ये जो पावर्स हैं यही पावर, या इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये जो एक्सपोनेंट है उसको हम कहते हैं डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटी का इन दैट बेस। तो ये एग्जाम्पल के लिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं फोर्स का। फोर्स क्या होता है? मास टाइम एक्सेलरेशन होता है। ये हमेशा नहीं होता। यदि मास कांस्टेंट है तब ये होता है फोर्स इक्वल टू मास इन टाइम्स एक्सेलरेशन, और वो भी हमेशा तब भी नहीं होता है। जैसे कि जब हम बात करने लगे क्वांटम मैकेनिक्स का तो ये फार्मूला काम नहीं करता है। लेकिन वो सबको बातों को छोड़ देते हैं और अपना क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जाते हैं। यहीं पर जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है, जहाँ हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, जैसे सन, प्लेनेट, सन, अर्थ, या फिर घर में जो चीज़ें हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और वहाँ पर क्या है कि ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये तब तक होता है जब तक मास कांस्टेंट ना हो। रॉकेट सिस्टम में क्या है, मास कांस्टेंट नहीं रहता है, कुछ गैस जल के खत्म हो जाता है और उसका मास लगातार चेंज करते रहता है। तो वहाँ पर ये फार्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। एनीवे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन देखना है कि इसमें जो डायमेंशंस है वो कितना है, फोर्स का जो डायमेंशन है वो किस बेस में कितना है। तो फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो देखिए, मास जो है हमारा जो बेस क्वांटिटी है, उस पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वो 7 है। मैकेनिक्स में जो आता है मास, लेंथ और टाइम। बाकी आते हैं हीट में टेम्परेचर के लिए K यूज करते हैं, I या A यूज करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मोल के लिए MOL यूज करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैडिला यूज करते हैं CDA से। ये 7 है। तो यहाँ पर इनके टर्म में यहाँ पर हमारे पास जो मैकेनिक्स में यही 3 आएंगे। MLT मास है, ठीक है, मास है। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज ऑफ रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी भी जो है सो क्या है, वेलोसिटी जो है सो है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको सिंप्लीफाई करके हम यदि लिखें तो ये आ गया मास टाइम्स ये डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है, और टाइम जो है सो नीचे 2 हो गया, टाइम 2 हो गया। इसको सजा के लिखते हैं, ये मास हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, या इसको लेंथ लिखें डिस्प्लेसमेंट को, ये लेंथ ही है, स्पेशल लेंथ है विद डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर हम लेंथ लिखते हैं। और टाइम को ऊपर ले जाते हैं, नीचे में पावर 2 है, ऊपर में पावर -2 हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, ये फोर्स को जो है सो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि हम इसका डायमेंशन केवल दिखा रहे हैं। और मास को हम M से लिखें, लेंथ को L से लिखें, और टाइम को T से लिखें। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोर्स का डायमेंशन जो है 1 इन M है, मास में 1 इन टाइम लेंथ है, और -2 इन टाइम है। तो ये डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये कितना है, 1 इन M, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ये इसका डायमेंशन है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स को जब स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला है, और
हम इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ये फोर्स जो लिखते हैं इधर स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसको भी मैं लिख सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको नहीं लिखना है, केवल इसी को लिखना है या दोनों को लिखना है, हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये था डायमेंशन। तो फोर्स में हमने देख लिया कि 3 मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन जो है 1, 1 और -2 है। ऐसे ही कोई भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें भी हम डायमेंशन देख सकते हैं। ये था एग्जाम्पल कहिए 1। एक दूसरा एग्जाम्पल यदि हम बात करें, हम केवल टाइम की बात करें, तो टाइम की बात करेंगे तो टाइम को हम कैसे लिखेंगे? टाइम तो बस टाइम है। इसका डायमेंशनल फार्मूला हम यदि लिखना चाहें तो इधर स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं और इसको टी से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास ये हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, उस सबको लिख रहे हैं m⁻0, L0, T1 और ये भी 0 है, टेम्परेचर, करंट ये भी नहीं है, जो नहीं है उसको 0 करते हैं, इसका पावर 0.1 होता है, मोल ये भी नहीं है, कैडिला ये भी नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि टाइम का जो डायमेंशंस है वो 1 है इन टी और 0 है इन रेस्ट। डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 1 इन टी एंड 0 इन रेस्ट। तो इस तरह से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। हाँ, यदि हमें एक्सप्रेशन पता है, जैसे कि यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन पता है फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सप्रेशन, तो हम उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, या और भी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ग्रेविटेशन की बात करें, एग्जाम्पल 3 यहाँ पर लेते हैं, हम ग्रेविटेशन की बात करें जो न्यूटन ने दिया था। फोर्स जो है वो जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 2 मास है और उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर देखिए फोर्स का हमें पता है तो जी का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो जी का वैल्यू क्या हो गया, Fr² बाय m1 m2। अब जी का डायमेंशन हमें निकालना है तो हम फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे, r² का डायमेंशन निकालेंगे, m1 m2 का डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन कितना अभी भी निकाले थे, देख लीजिए, ये mLt-2, mLt-2, r², r तो लेंथ है, L2, ये मास भी, ये भी मास है, ये भी मास है, 2 मास हो गया, मास टाइम मास, L क्यों लिख रहा हूं, एक तो चला गया यहां से, एक बच गया, मास को ऊपर लिखते हैं L3T-2। तो ये जो है सो डायमेंशन हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट का। तो इस तरह से यदि हमें फिजिकल क्वांटिटी पता है तो हम निकाल सकते हैं। दिक्कत तब शुरू होती है, ये सारे फेमिलियर जोन है ना, लेकिन दिक्कत तब शुरू होता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म आते हैं तो वहां पर निकालने में दिक्कत होने लगता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा बता दें यहाँ पर, वैसे तो जब उस चैप्टर आएगा तो वहाँ और भी बताया जाएगा, यहाँ पर बता दें इसको निकालने के लिए, जैसे कि परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, ये सारी चीज़ों को निकालना पड़ता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालना होता है। तो इसके लिए हम बता दें एक रिलेशन जो बहुत यूजफुल होता है, वो रिलेशन है B = E/c। C क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये बहुत ही यूजफुल आता है, लाइट इन वैक्यूम। और B है मैग्नेटिक फील्ड और E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। और इसी को हम यूज कर सकते हैं 1/√/μ0 ε0, ये μ0 ε0, परमिबिलिटी ऑफ स्पेस एंड योर वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ये C जो है वेलोसिटी का, इसका डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। ये दोनों को यूज करके हम ये तीनों की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। E हमें पता है, E के लिए इजी है। फोर्स कितना होता है, ये होता है चार्ज टाइम एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से E का डायमेंशन निकालना आसान है। और फिर लॉरेंज फोर्स यदि लगा दें हम, लॉरेंज फोर्स, तो हम
ये तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लॉरेंस फोर्स में दोनों है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्यू भी क्रॉस भी। यहाँ से ये लॉरेंस फोर्स में दोनों आता है, दोनों को सम कर देते हैं। एनीवे, तो यहाँ पर क्यू जो है सो चार्ज है, और चार्ज हमारा बेस क्वांटिटी नहीं है, हमारा बेस क्वांटिटी करंट है, क्योंकि हम करंट को मेजर कर सकते हैं, और करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चार्ज आ गया करंट टाइम्स टाइम, और भी यहाँ से भी फोर्स है ये, तो यहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हो, F/IT भी। इसका डायमेंशन निकालना हो तो सबका डायमेंशन निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से B का डायमेंशन निकल जाएगा और यहाँ से E का डायमेंशन निकल जाएगा। BE निकल जाए तो, या फिर हम E का निकल गया है तो B का यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, C का डायमेंशन यहाँ पर, और इसको यूज करके हम μ0 एप्सिलॉन नॉट का भी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड एक तो हमें पता हो। तो ये सभी बाद में हम बताएंगे, फिलहाल इतना बताएं कि हम कैसे इसको फिजिकल क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि ये सारी चीज़ हम बातें क्यों कर रहे हैं, इसका कोई एडवांटेज है या नहीं है, कुछ यूज है या नहीं है। हाँ, इसका यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसका यूज है, पहला यूज ये है कि हमें कोई इक्वेशन सही है या नहीं है उसको चेक करने में मदद मिलता है। पहला, वेरीफाइंग एन इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन, कोई फिजिक्स का इक्वेशन जो है वो सही है या नहीं है, इस डायमेंशनल एनालिसिस करके हम बता सकते हैं। यदि हम कह दिए कि ये गलत है तो श्योरली गलत है, डायमेंशनल एनालिसिस ने कह दिया कि गलत है तो श्योरली गलत है। यदि इसने कहा कि सही है तो वो सही हो सकता है, ऐसा भी है कि वो सही नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम तुरंत इसको देखेंगे। पहले क्या है कि देखिए, हमें यदि 2 एप्पल दिया जाए और 3 ठो ऑरेंज दिया जाए और बोला जाए दोनों को ऐड कीजिए, तो हम ऐड कर सकते हैं? हम ऐड नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे, 5 ऑरेंज 5 एप्पल 5 बनाना बन जाएगा? नहीं, हम इसको ऐड नहीं कर सकते। हाँ, एप्पल को ऑरेंज के साथ हम ऐड नहीं कर सकते। यदि हमें ऐड करना है तो एप्पल को एप्पल के साथ या ऑरेंज को ऑरेंज के साथ ही ऐड करना होगा। हाँ, तो 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल, ये 5 एप्पल हो जाएगा। ठीक है, वैसे 2 ऑरेंज एंड 3 ऑरेंज, वो भी 5 ऑरेंज होगा, ये चलेगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। इसी चीज को डायमेंशनल एनालिसिस में यूज किया गया है कि यदि हमारे पास कोई इक्वेशंस हैं, उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर, ये फार्मूला आपको पता है S = UT + ½ AT², इसमें 2 टर्म है, राइट। अब ये सही है या नहीं सही है चेक करके देखना पड़ेगा। जितने भी टर्म यहाँ पर आ रहे हैं, 1 टर्म 2 टर्म और ये S तो है, S के इक्वल टू है सारे टर्म्स का सम, तो ये सारे का जो डायमेंशंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे S का डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसका डायमेंशन L, UT का डायमेंशन, U का डायमेंशन कितना है, LT-1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम का T। यहाँ पर देखें, इस टर्म में हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, वो भूल जाइए। ये एक्सलेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर T2। ये L आया, इसका देखिए क्या है, ये T⁻⁻1 और ये T, ये तो खत्म हो गए, यहाँ पर ये खत्म हो गया। तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, इसको ऐड नहीं कर देंगे, L + L 2L नहीं बनाएंगे, वो गलत होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल हम डायमेंशन बता रहे हैं, ये कोई क्वांटिटी नहीं है कि हम ऐड कर दें 5 न्यूटन और 2 न्यूटन 7 न्यूटन हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। ये L केवल दिखा रहा है कि इसका डायमेंशन L का है, तो इसलिए उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम बेहतर करते हैं कि कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आप कभी ऐड नहीं करोगे, यहाँ भी आप ऐड कर सकते हो, 2L लिखोगे, लेकिन यहाँ पर बता दिया कि डायमेंशन उसका 2L यदि आप लिखना भी चाहो तो यहाँ डायमेंशन है, ये कोई मतलब नहीं रखता, मीनिंग नहीं रखता। तो देखिए, तीनों टर्म का जो डायमेंशन है वो सेम है, इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ, इसका मतलब ये इक्वेशन सही है। अब वही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा है कि इक्वेशन ये होते हैं, V² = U² - 2A। यहाँ पर आपको पता है S होता है, मैं यहाँ T दे देता हूँ, भूल गया,
तो चेक करने में ये काम आता है डायमेंशनल एनालिसिस। चेक कर लीजिए, यदि यहाँ पर भूल गया 2AS के जगह पर आपने 280 लिख दिया तो एक बार चेक कर लीजिए भी का डायमेंशन क्या है, सबका डायमेंशन चेक करेंगे। ऐसा करते हैं, अलग अलग डायमेंशन निकाल लेते हैं, तीनों टर्म का डायमेंशन निकालते हैं। भी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो गया, भी का है LT-1, इसका डायमेंशन A आया, L2T-2। U स्क्वायर का, U और V में कोई फर्क नहीं है, U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है। जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए दोनों जस्ट वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो फिजिक्स नहीं बता रहा है, वो जस्ट डायमेंशन बता रहा है। तो यहाँ पर इसका भी डायमेंशन सेम होगा, L2T-2। अब ये 280 जो टर्म बचा है, अब माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तीनों टर्म देखना है, 1 2 3 तो वहाँ पर जो टर्म्स हैं उसको देखना है। 280 इसका डायमेंशन देखना है, 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, उसको भूल जाइए। A का डायमेंशन क्या है, एक्सलेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और T का T कितना आया, ये आया L, ये आया T, कितना हो गया T-1। अब देखिए तीनों क्वांटिटी जो है, ये दोनों का तो डायमेंशन सेम है लेकिन इसका डायमेंशन सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये गलत है। हाँ, यहाँ पर आपने कोई मिस्टेक किया है और ये दो सही है तो ठीक है, ये दोनों सही है। यहाँ पर आपने कोई मिस्टेक किया है इसलिए इसका डायमेंशन बाकी सारे टर्म के डायमेंशन के बराबर नहीं आएंगे। यहाँ बिल्कुल वही है, 5 एपल इज इक्वल टू 3 एपल प्लस 2 एपल। ए भी एपल है, ए भी एपल है। एपल कहने का मतलब इसका डायमेंशन सेम है, तीनों जो टर्म्स हैं उसका डायमेंशन सेम होंगे। तो यही एक फायदा है इसका ये फायदा है ये कि हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो हम इक्वेशन लिखे हुए हैं फिजिक्स का, वो सही है या नहीं, या कहीं मैंने मिस्टेक से कुछ गलत लिख दिया है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जितने एडवांटेज होते हैं तो, या ड्रॉबैक या जो भी इसको कहना चाहें, कुछ शॉर्टकमिंग है। शॉर्टकमिंग ये है कि यदि 2 की जगह हमने 3 भी दे दिया, यहाँ तो ये गलत है। यदि लेकिन इस इक्वेशन में देखिए, यदि हम बात करें V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AS, ये सही है। इसको आप चेक करके देखोगे, वो बोलेगा सही है। क्यों? क्योंकि इसका भी डायमेंशन ये बोलेगा L2T-2, इसका भी डायमेंशन L2T-2, और इसका डायमेंशन 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं है, इसका L2 और इसका L, तो ये भी आ गया सेम ना, L2 और ये भी हो गया L2 सही। लेकिन यदि हमने इसके जगह पर कह दिया कि भाई V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 3AS है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या करेगा, वो 2 का कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो उसके बारे में वो कुछ बता ही नहीं सकता। तो यदि ये डायमेंशन 3, यहाँ पर जो कांस्टेंट है 3, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, ये भी सही है। तो जब ये वो डायमेंशनल एनालिसिस बोल रहा है कि इक्वेशन सही है, तो आप उसको 100% गारंटी के साथ मत लीजिए कि वो सही है। वो पूरा सही है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये कांस्टेंट के साथ है, वो कांस्टेंट को डील नहीं कर पाता। जो नंबर्स हैं जिसका डायमेंशन नहीं, केवल कांस्टेंट ही नहीं, यदि स्ट्रेन की हम बात करें, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, इसका डायमेंशन दोनों का सेम है, तो स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जितने भी बेस क्वांटिटीज हैं उसका पावर है 1 है। देखिए लेंथ बाय लेंथ खत्म, कुछ भी नहीं बचा इसमें, राइट। तो ये क्वांटिटी भी जब रहेगा तो भी ये डील नहीं कर पाता, क्योंकि इसको ठीक से काम करने के लिए चाहिए कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसका एक डायमेंशन हो, यूनिक डायमेंशन हो, तभी वो काम करता है। ये 3 का कोई डायमेंशन नहीं है तो यहाँ फेल हो जाता है। वैसे स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है तो स्ट्रेन भी रहेगा तो वो फेल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जब हम अंश मॉडुलस डिफाइन करते हैं, अंश मॉडुलस वो कहते हैं क्या, अंश मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, राइट। और एक तरफ हम कहते हैं प्रेशर, इधर यदि हम प्रेशर कहें, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया। यहां पर देख लीजिए इसको, स्ट्रेस क्या होता है, ये भी होता है वही, प्रेशर ही तो है, फोर्स पर यूनिट एरिया।
और नीचे बचा हुआ है स्ट्रेन। अब यदि हम इसका डायमेंशन निकालने जाएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया का डायमेंशन जो है वो तो ये देगा, लेकिन स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है तो उसको भूल जाएगा। और प्रेशर का यहां पर आप निकालिए डायमेंशन, प्रेशर, तो इसका डायमेंशन भी है फोर्स पर यूनिट एरिया का। तो इसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस के लिए अंश मॉडुलस और प्रेशर में कोई फर्क है ही नहीं, तो यहां एक फंस जाता है, यहां एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है। तो जहां जिसका डायमेंशन नहीं यानी कि कांस्टेंट या फिर स्ट्रेन जैसा क्वांटिटी, वहां पर ये डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है। ये इसका ड्रॉबैक है। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या है? ये तो था पहला एडवांटेज, वेरीफाइंग दिस सम इक्वेशन। यहां पर दूसरा इसका फायदा क्या है कि हम यूनिट का कन्वर्सन जो है सो कर सकते हैं। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं। अभी जो भी साइंटिफिक वर्ल्ड है और बहुत हद तक कॉमन जो वर्ल्ड है, जनरल जो वर्ल्ड है, सोसाइटी है, वहां पर SI सिस्टम यूज होता है। इंटरनेशनल जो सिस्टम है यूनिट का वही यूज होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो दूसरा पुराना यूनिट जो है जैसे CGS यूनिट है, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। अभी जो SI यूनिट है वो MKS यूनिट का मॉडिफाइड वर्जन है। एम क्या है? मीटर किलोग्राम, ये लिखा नहीं ढंग से है, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ पर मीटर की जगह सेंटीमीटर, किलोग्राम की जगह ग्राम, और S तो सेकेंड है दोनों में। तो SI यूनिट जो है सो MKS यूनिट को यूजुअली फॉलो करता है और इसी में और भी ऐड किए गए हैं तो CGS यूनिट है। तो हम यदि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कोई क्वांटिटी है उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं, ये यदि हमें उसका डायमेंशन पता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं फोर्स को ही देख लेते हैं। ये फोर्स है, राइट। और फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? फोर्स का जो डायमेंशन है वो होता है मास टाइम एक्सेलरेशन, राइट। ये दोनों का डायमेंशन हम लिख लेते हैं। मास का m, इसका L(T)-1। यहां पर दो यूनिट है SI से, हमें CGS में कन्वर्ट करना है। तो SI में जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। एक न्यूटन कितना हो गया? मास मतलब किलोग्राम, लेंथ मतलब मीटर, और ये टाइम जो है सो पर सेकेंड। और एक यूनिट जो है CGS यूनिट, यहां पर फोर्स के लिए ये न्यूटन है तो यहां पर इसको हम कहते हैं डाइन, पूरा DYNE, डाइन। तो एक डाइन कितना है? ये CGS यूनिट में है। ये है किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह पर तो सेकंड है। अब यहां पर एक डाइन जो है उसको हम एक न्यूटन से डिवाइड किए तो यहां पर क्या आ गया? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। यहां पर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहां से हम यदि हमें कन्वर्सन पता है उसका, 1 किलोग्राम कितना ग्राम है, तो आप कहेंगे 10³ ग्राम। और मीटर, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। सेकेंड टू सेकेंड। अब ये सभी कट गया, देखिए नीचे कितना आया? 10⁵। मतलब एक डाइन कितना आया? एक डाइन जो है सो 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10⁵, मतलब 10⁻⁵ न्यूटन। न्यूटन बड़ा है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये कन्वर्सन जो है आप कर सकते हैं यदि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं यहाँ पर, जैसे मास, लेंथ, टाइम, उसका कन्वर्सन पता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। जैसे कि हमें यहाँ पता है किलोग्राम से ग्राम में, मीटर से सेंटीमीटर में, तब हम इसको कर सकते हैं। यदि ये हमें नहीं पता है तो हम नहीं कर सकते। तो एनीवे, यहाँ पर इसका यूज ये है कि हम कन्वर्सन कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बहुत ईजीली। यदि हम प्रेशर की बात करें, यहीं पर
प्रेशर की बात करें तो एक तरफ SI यूनिट लेते हैं और एक तरफ CGS यूनिट लेते हैं। SI यूनिट में प्रेशर का जो प्रेशर क्या होता है, पहले प्रेशर लिख लेते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा फोर्स का, अभी निकाले थे, मास टाइम एक्सलेशन, मास का m, एक्सलेशन का पहले एक बार लिख लेते हैं, मास टाइम एक्सलेशन, और एरिया तो एरिया है, मास m, एक्सलेशन LT-2 और एरिया L2। तो कितना आ गया फाइनली, ml-1 T-2। इधर CGS यूनिट में देखते हैं प्रेशर को, अभी तो ये अब निकालना पड़ेगा ना, अभी CGS यूनिट देखने से पहले SI तो देख लें। SI यूनिट में प्रेशर को का जो यूनिट है वो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या उसको हम पास्कल कहते हैं, पास्कल। ठीक है, एक पास्कल कितना हुआ, 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और CGS यूनिट की बात करें तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, एक CGS यूनिट में जो प्रेशर है उसको जैसे हम कहते हैं उसे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको एक नाम है वहां भी, इसका नाम है बेरिंग, इसको डिनोट करते हैं BA से, और नहीं तो इसको पहले पूरा नाम लिख लें। जो पूरा लिखेंगे तो जैसा लास्ट यूनिट के सेक्शन में बताए थे, बेरी, बेरी, और छोटा में लिखना है तो BA कैपिटल। एक बेरी जो है सो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेरी जो है सो फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे है। अब यदि हमें कन्वर्ट करना है कि 1 पास्कल कितना बेरी के बराबर है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 पास्कल 1 बेरी, या उल्टा करते हैं, 1 बेरी, पास्कल हमें पता है कि पास्कल हमारा SI यूनिट है तो पता है, बेरी को ही निकालते हैं, ये मैटर नहीं करता है तो क्या निकालना है, बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। बेरी कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर में जो है उसको छोड़ देते हैं, या चाहो तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो, 1 ग्राम से 10⁻⁻3। हमारे लिए ये लगता है कि 1 किलोग्राम को बड़ा को छोटा यूनिट में लिखना हमें इजी लगता है। मीटर है तो कितना हुआ 100, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है, सबका पावर -1। मीटर की जगह मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर और पावर -1, ये तो वैसे ही चला गया, ग्राम भी चला गया। ये कितना बचा यहाँ पर, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ये 10⁻³ है, इसका पावर -1 है, मतलब 10, ये ऊपर जाएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा, और नीचे में बच गया सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ये तो चला गया, तो कितना आया 1/10। तो एक बेरी कितना आया, एक बेरी जो है सो 0.1 पास्कल, 1/10 होता है पास्कल, जितना पास्कल होता है उसका 1/10 होता है बेरी, और बेरी है CGS यूनिट में प्रेशर का, CGS सिस्टम में प्रेशर का यूनिट। तो इस तरह से आप देखिए आपको कन्वर्सन करने में काफ़ी आसानी होगी, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसका क्या यूजेज है, इसका यूजेज है, थर्ड यूज है एक अननोन रिलेशन प्राप्त करना, मतलब कि हम फिजिक्स के जो लॉज हैं, नेचर ने जो लॉज बनाए हुए हैं, फिजिक्स जिसका स्टडी करता है उसको आप पता कर सकते हो बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए, बिना कोई थ्योरी दिए, आप उसको डायमेंशनल एनालिसिस से पता कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लीजिए, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको हेडिंग, फाइंडिंग अननोन रिलेशन, अननोन फिजिकल रिलेशन, अननोन रिलेशन लिखो, अननोन रिलेशन और लॉ ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक पेंडुलम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते थे, पेंडुलम ले लेते हैं।
ये थीटा है, ये पेंडुलम जो है ऑसिलेट कर रहा है, इसका लेंथ L है, इसका मास बॉब का M है, यहाँ तक है। अब हम जो है सो हमें पता करना है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है वो क्या है होता है, एक्सप्रेशन हमें पता करना है। हाँ, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन पता करना है। तो टाइम पीरियड इसको देख कर एक गेस करना पड़ेगा कि ये जो टाइम पीरियड है वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो इसका एक लेंथ देख रहे हैं तो हो सकता है वो लेंथ पर डिपेंड करता हो। पहले इसको प्रोपोर्शनल लिखते हैं क्योंकि बस कॉन्स्टेंट आएगा और डायमेंशन एनालिसिस उस कॉन्स्टेंट को कुछ नहीं कर सकता। लेंथ का कोई पावर लिखते हैं, क्या लिखें, ए लिखते हैं। मास है, मास का पावर लिखते हैं। और कोई चीज है इसका जिस पर ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड करेगा? यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यदि हम इसे स्पेस में ले जाएं और वहां पर थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करें और छोड़ दें तो क्या वहां ऑसिलेशन करेगा? स्पेस में जहां ग्रेविटी जीरो है नहीं करेगा। स्पेस में तो जिसको जहां छोड़ देंगे वो वहीं पड़ा हुआ रहेगा, या यदि उसे मोशन दे दिया तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक चलता ही रहेगा, क्योंकि वहां कोई फोर्स नहीं उसे अटैक रोकने वाला तब तक जब तक वो किसी दूसरे पार्टिकल वगैरह वगैरह जो स्पेस में होते हैं उसे टकरा ना जाए, या दूसरे किसी प्लेनेट स्टार्स के ग्रेविटेशनल फील्ड में ना आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये ऑसिलेशन नहीं करेगा यदि उसको एक ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं मिलेगा। तो उसे एक ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए मतलब उसे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। वो यहाँ हो, चांद पे हो, स्पेस में नहीं है तो वो नहीं काम करेगा वहाँ। तो वो जी पर भी डिपेंड करता है, सी बोलते हैं उसको। तो ये दो चीजें जो यहाँ दिख रहा था, एल और मास, और तीसरा जी पर डिपेंड करता है। ये आपको गेस करना है। ये डायमेंशन एनालिसिस का बात है कि आपको गेस करना पड़ेगा तभी वो कुछ करेगा। तो इसको कांस्टेंट लाते हैं यहाँ पर, t इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा, l टू द पावर a, m टू द पावर b, g टू द पावर c। अब हम डायमेंशन एनालिसिस में क्या करते हैं, दोनों टर्म का जो है सो डायमेंशन लिखते हैं। यहाँ पर डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन लिखते हैं, इसका भी डायमेंशन लिखते हैं। ये टाइम है तो टाइम का डायमेंशन जो लिखते हैं टी लिखते हैं। के इसका कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है और उसका कोई डायमेंशन नहीं होता तो उसको भूल जाते हैं। इधर लाल से लिखेंगे। एल लेंथ है का पावर ए, एम मास है पावर बी, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो जी जो है सो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या फर्क पड़ता है, ड्यू टू ग्रेविटी है या आपने फोर्स लगाया उस वजह से है। डायमेंशनल एनालिसिस वो केयर नहीं करता कि किस वजह से है, वो सिंपली देखता है वो एक्सलेशन है। तो एक्सलेशन है तो एक्सलेशन को का डायमेंशन लिखेगा एल टी माइनस 2 और पावर सी। सजा के लिखते हैं एम टू द पावर बी, एल टू द पावर a प्लस सी और टी टू द पावर माइनस 2c, राइट, सही है। a प्लस सी, m का b और l का t का माइनस 2c, ठीक है। अब दोनों तरफ से हम इक्वेट करते हैं, इसका पावर 1 है, इक्वेटिंग डायमेंशंस और m, l एंड t। m का डायमेंशन राइट में कितना है, b, लेफ्ट में है, यहां नहीं है तो हम उसको 0 कर सकते हैं, 0। l का इधर क्या है, a प्लस सी, राइट में, लेफ्ट में नहीं है। और थर्ड में है क्या, माइनस 2c, t का, यहां पर 1 है। ये 3 इक्वेशन आए, 1, 2, 3, 3 वेरिएबल भी हैं, a, b, c। हम यूनिकली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हम उसको यूनिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, b तो ऑलरेडी पता है, सॉल्व ही हो गया है। c देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से c जो है सो माइनस हाफ आ गया, और इक्वेशन नंबर 2 से सी ए इज इक्वल टू माइनस सी है, माइनस सी मतलब हाफ आ गया। तो यहाँ से हम चले इक्वेशन नंबर, इसको क्या इक्वेशन नंबर बोले, यहाँ पे इक्वेशन नंबर मैंने इसको बैठा दिया एनीवे, ए से, इक्वेशन नंबर ए से टाइम क्या हो गया, के एल टू द पावर ए, मास टू द पावर बी और जी टू द पावर सी, यही था। के तो के है, एल कितना है, एल है, ए का पावर हाफ, एम का बी का पावर 0 और जी का पावर माइनस हाफ, सी माइनस हाफ।
के m का पावर 0 1 हो गया, ये l का पावर हाफ और g का पावर माइनस हाफ का मतलब g का पावर हाफ नीचे में डिनोमिनेटर में, दोनों का पावर हाफ है तो उसको स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर, डायमेंशनल एनालिसिस ने जो आंसर दिया वो ये है। ठीक है, अब आप याद कीजिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम में कितना होता है, स्क्वायर रूट ओवर एल बाई जी टाइम्स यहाँ समथिंग होता है। हाँ, अब ये डायमेंशनल एनालिसिस आपको वो समथिंग क्या है, कांस्टेंट है, वो नहीं दे बता पाएगा क्योंकि ये फेल हो जाता है, जिसका डायमेंशन नहीं वहाँ पर उस पर ये काम ही नहीं करता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे चुंबक जब तक जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसी पर काम करता है, आयरन कोबाल्ट निकेल और थोड़ा बहुत इधर उधर, नहीं तो फिर वो काम नहीं करता है। वैसे ये मैग्नेटिक जो है डायमेंशनल एनालिसिस है उसी पर काम करेगा जिसका डायमेंशन है, तो के का डायमेंशन नहीं है वहाँ उसको नहीं पता। अब आपको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, अब हाथ गंदा करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए और एक्सपेरिमेंट करके एक साइड तरफ एल बाई जी जो है, जी आपको पता है तो ठीक है फिक्स रखिए, एल को चेंज कीजिए और इधर टी लीजिए। अभी क्या आ गया, इसको एक एक्स हो गया ये और ये हो गया वाई, वाई इक्वल टू के एक्स। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, वेरी कीजिए एल को, जी फिक्स्ड है आपको जी पता रहना चाहिए, एल फिक्स्ड को वेरी कीजिए, अपने आप टी वेरी हो जाएगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। ये यदि ओरिजिन है तो ऐसे पास करेगा, और ये के क्या है, स्लोप है, स्लोप। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला पे याद कीजिए, यहाँ सब लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इंटरसेप्ट है, यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है, जीरो है, जीरो से ओरिजिन से जा रहा है, m जो है के जगह पर k है जो कि स्लोप है। तो ये जो स्लोप है इस एंगल को पता कीजिए और यहाँ से आप निकाल सकते हैं k इज इक्वल टू स्लोप मतलब टेन थीटा। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको और इसमें से कुछ डेटा पॉइंट एटलीस्ट 2, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है तो 2 चाहिए ही, लेकिन 2 पर मत रुकिए, कम से कम 3 करके तो देख लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। जितना ज़्यादा डेटा पॉइंट हो उतना अच्छा, लेकिन कम से कम 3 रखिए यदि स्ट्रेट लाइन है तो। और यदि ये क्वाड्रेटिक होता, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन देखने बोल रहे हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन, यदि ये क्वाड्रेटिक होता तो पावर 2 है तो कम तो जो है 3 नहीं 4 रखिए, तब यहाँ पर 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन एक हमेशा ज़्यादा रखते हैं एनीवे। और यहाँ से इसका कांस्टेंट हमें ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन तब हाथ गंदा करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बगैर एक्सपेरिमेंट किए थ्योरी किए आपको ये जो लॉज है नेचर में, फिजिक्स के जो लॉज हैं उसको ये बताता है। लेकिन ड्रॉबैक है थोड़ा सा, और वो ड्रॉबैक ये है, पहला ड्रॉबैक तो आपने देख लिया यहाँ पर कि कांस्टेंट है तो ये कुछ नहीं कर सकता, ये ड्रॉबैक्स है। पहला, कांस्टेंट को हैंडल नहीं कर पाता, कांस्टेंट नॉट डिटरमिन्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। और भी कुछ है ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अभी इस तरह के जो लॉज ऑफ नेचर हैं उसमें एक ही टर्म आ रहा है ना, t इज इक्वल टू समथिंग। हमेशा तो ऐसा नहीं होता, आप याद कीजिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये उस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर 2 टर्म आ गए, ऐसा भी हो सकता है। ये उसको लिए क्या करेगा, यहाँ पर वो फंस जाएगा। देखिए क्या होता है, यदि इसको हम बना के देखें थोड़ा सा तो देख लेते हैं। हम कहते हैं कि s जो है सो प्रोपोर्शनल है u a t तीनों चीज पर, u t और a तीनों चीज पर। इसका पावर अभी a b c नहीं लिखेंगे, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम अल्फा बीटा गामा लिखते हैं। तो s इज इक्वल टू सम कांस्टेंट u टू द पावर अल्फा t टू द पावर बीटा और a टू द पावर गामा। अब डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। इसका डायमेंशनल एनालिसिस जो है u टू द पावर अल्फा t टू द पावर बीटा, वही चीज मैं लिख रहा हूँ, बस स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। s लेंथ है, s क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, उसका डायमेंशन l हुआ। k कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, उसको भूल जाते हैं। u लेंथ है, वेलोसिटी है, lt पावर -1,
पावर अल्फा, टी टाइम है, पावर बीटा, ए एक्सलेशन है, एल टी माइनस 2 पावर गामा। इधर एल और इधर कितना आया, एल कितना है अल्फा प्लस गामा, टी कितना है माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा। इक्वेट कीजिए पावर्स को, डायमेंशन जिसको कहते हैं, यहाँ पर जो पावर है इसी को डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशंस ऑफ एल एंड टी। अल्फा प्लस गामा कितना हुआ 1, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा कितना हुआ, ठीक है नहीं है 0। कितने इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस, वेरिएबल कितने हैं अल्फा बीटा गामा, 3 वेरिएबल, इक्वेशन 2 यूनिकली सॉल्व नहीं कर सकते, ये 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, वेरिएबल बढ़ गया, यूनिकली सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो सॉल्यूशन मिल सकता है, यूनिक नहीं है तो नॉन यूनिक सॉल्यूशन तो मिल सकता है, नो यूनिक सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, वेरिएबल बढ़ गया इक्वेशन से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक नहीं है, एक ही सॉल्यूशन नहीं है, या यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है तो एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए था, क्वाड्रेटिक होता तो केवल 2 सॉल्यूशन आना चाहिए था, क्यूबिक होता तो केवल 3 सॉल्यूशन आना चाहिए था, ये लेकिन यहाँ पर जब यूनिक वो यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, इस केस में ये लीनियर है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है एक ठो अल्फा का वैल्यू, एक ठो बीटा का वैल्यू, एक ठो गामा का वैल्यू। यहाँ पर जो है यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, यूनिक नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगे। एक बार उस सबको निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ये अल्फा चला गया, ये आ गया बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1, एक स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, गामा का वैल्यू रखते जाइए आपको बीटा का वैल्यू निकलते जाएगा, बीटा कितना 1 प्लस गामा, और अल्फा एक से देख लेते हैं अल्फा को, यहाँ से अल्फा इक्वल टू 1 माइनस गामा, 1 माइनस ओ इसको बस इतना ही, ये दो देखिए बीटा अल्फा बीटा में यहाँ से मिल रहा है गामा के टर्म में, तो हम ऐसा करते हैं गामा को हम 0 रखते हैं, देखिए अल्फा कितना आया, अल्फा आया, गामा को 0 रखते हैं तो 1 आया, और बीटा ये भी 1 आया, तो इक्वेशन क्या हो गया अल्फा 1 बीटा 1। तो यहाँ पर जो हमारा टर्म है ये किधर है, इसको कुछ कहते हैं बी कहते हैं, इक्वेशन नंबर बी से एस इक्वल टू कितना आया सम कांस्टेंट ये टाइम्स यू का पावर अल्फा, टी का पावर बीटा, ए का पावर गामा, ए एक्सलेशन है, यू का पावर अल्फा मतलब 1, टी का पावर बीटा 1, इसको 1 कहते हैं क्वेश्चन 1, और ए का पावर 0, गामा 0 है ना, गामा हमने 0 दिया, तो फाइनली आया K1 UT, ठीक है। अब यदि गामा का हम पावर, ये फर्स्ट टर्म है आप याद रखिए, फर्स्ट टर्म है, कांस्टेंट ये तो देता नहीं है, K1 यहाँ 1 है, ठीक है। सेकंड चलते हैं, अल्फा गामा इसको 1 रखते हैं, तो अल्फा कितना आया, अल्फा आया 1 रखने से क्या हो जाएगा 0, और बीटा कितना आया, बीटा 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर बी से चले, एस इक्वल टू आपकी कांस्टेंट चेंज कर दिए, लिखते हैं कोई दूसरा कांस्टेंट हो सकता है, K2 क्या क्या था UT, ये इसका पावर अल्फा, इसका बीटा, इसका गामा, K2 U का पावर 2, U कितना है, और अल्फा तो 0 है, तो अल्फा खत्म हो गया, U पावर 0, T का पावर बीटा 2, और A का पावर गामा 1, मतलब ये हो गया सम कांस्टेंट टाइम AT स्क्वायर, यही सेकेंड टर्म है, देखिए ये सेकेंड टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया, सेकेंड टर्म भी आ गया, लेकिन ये वहीं नहीं रुक जाता, थर्ड, ठीक है, थर्ड गामा इसको 2 लिए, अल्फा कितना बीटा कितना, यहां से देखते हैं अल्फा 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा मतलब -1, और बीटा 1 प्लस गामा
3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। S इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट कि 3 लेते हैं U T A पावर अल्फा बीटा गामा कॉन्स्टेंट U का U अल्फा कितना है -1, T बीटा कितना है 3 और एक्सप्रेशन गामा कितना है 2। तो ये आ गया आपका टर्म A स्क्वायर T⁻³ बाई U। ये आपका इक्वेशन में नहीं है, राइट, यहीं तक है। तो ऐसे ही आप यदि गामा इक्वल टू 4 भी रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, आपको क्या मिलेगा फाइनली ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो आपको दिए जा रहा है कि एक UT पहला वाला टर्म दिया, AT स्क्वायर ये दूसरा टर्म दिया, सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं बताएगा, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तीसरा टर्म है A स्क्वायर T⁻³ बाई U और ऐसे ही इन्फिनिटी ये देने वाले हैं। ऐसा ही क्यों दे रहा है? ऐसा इसलिए दे रहा है क्योंकि इसे पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। वो सिंपली कह रहा है कि डायमेंशनली अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस ये लेंथ जो है वो ऐसे हम लिख सकते हैं। किसी और सिचुएशन में जैसे इस मान लीजिए एक्सप्रेशन 0 है तो सिंपली आपको ये वाला मिल गया। एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो आप यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बाद में ये पता नहीं इधर भी दिया जा रहा है, अलग सिचुएशन में ये हो सकता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। मैंने आपको चाहिए था यहाँ तक केवल, अब ये कहाँ तक जा रहा है पता नहीं। और वैसे भी इसको कौन करने जाता है? यदि आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप वहीं स्टॉप हो जाते। तो 3 2 वेरिएबल है, हमारे पास 2 इक्वेशन है, नो यूनिक सॉल्यूशन, स्टॉप। लेकिन यदि वहाँ ना स्टॉप होकर आगे बढ़ना चाहो तो फिर ये कुछ देता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये दो सेकेंड ड्रॉबैक है। इसका एक और ड्रॉबैक ये है, थर्ड वाला जो ड्रॉबैक है इसको कैसे लिख देते हैं, ड्रॉबैक नंबर 3 जो है वो भी 2 ही में मैंने बता दिया है। क्या है कि जैसे इसी में देखिए, मान लीजिए नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स है जिस पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है वो बड़ा हो जाए नंबर ऑफ इक्वेशन से, जो इस केस में हुआ। जैसे यहीं पर देखिए आके यहां पर जो नंबर ये कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, U T A 3 तो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, और ये जो इसने जो इक्वेशन दिया वो केवल 2 ही इक्वेशन दिया। तो उस केस में मैं ऐसी वर्मा की किताब में कहा है कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये हिंट तो दे जाता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी नो यूनिक सॉल्यूशन, जो मैंने पहले ही बताया वहाँ पर वही नो यूनिक सॉल्यूशन। और यदि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन ये हिंट देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता। देखिए जो आपको चाहिए यहाँ पर मिला है, और ये पता नहीं किस सिचुएशन में आके काम कर सकता है। लेकिन यदि एक्सलेशन कांस्टेंट है, इसको कुछ समझ में नहीं आता कि एक्सलेशन कांस्टेंट है नहीं कांस्टेंट है, ये लिखते चला जाता है। यदि एक्सलेशन नहीं कांस्टेंट है, उसने ये सोच लिया कि एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है वो, इसलिए ये सारी चीजें लाएगा। एनीवे, तो ये सारे इसका ड्रॉबैक है। अब एक केवल एग्जाम्पल से इसको खत्म करते हैं, और वो एग्जाम्पल ये है, जैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि मान लीजिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है x, वो डिपेंड कर रहा है ऐसे a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी T⁻³ प्लस E⁻4, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज हो सकता है। ये हमने स्टॉप कर दिया। ऐसे वर्मा की किताब में 3 तक दिया, हम 4 तक चले गए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन पता करना है ABCD का। वो ABCDE का डायमेंशंस क्या है ये पता करना है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम यही यूज करेंगे कि 2 एप्पल को हम बनाने के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें ये क्या है, डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है तो हर एक टर्म डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, और यहीं से हमें ABCD का डायमेंशन मिल जाएगा। इसका डायमेंशन भी डिस्टेंस का, इसका भी डिस्टेंस का, इसका भी डिस्टेंस का। ये बिल्कुल ऐसे इसलिए क्योंकि ये एप्पल है तो इसको भी एप्पल होना होगा। ऐड कर रहे हैं ना, मल्टीप्लीकेशन के लिए जरूरत नहीं है ये लॉ,
आप मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ए को टी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये दोनों का डायमेंशन होना सेम जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐड कर रहे हैं एप्पल को यहाँ, और यहाँ पर इसको मिक्सर में ले जाकर हम इसका जूस बना रहे हैं, वो कॉकटेल बन जाएगा। एक मैंगो ले लीजिए, एक अनानास ले लीजिए और उसको मिक्सर में डाल के कुछ निकाल लीजिए। देखिए घी आ गया, ये वेलोसिटी आ गया। यहाँ पर वो मान लीजिए कॉकटेल जो बना मैंगो और अनानास का, वो आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई रोक टोक नहीं है। मल्टीप्लिकेशन जो है मिक्सर है, हाँ, वो आपको जूस या कॉकटेल बना कर देता है। लेकिन एडिशन जो है वो बस जस्ट एक टोकरी आम है और एक और दूसरा टोकरी आम लिए, दोनों में एक तीसरे टोकरी में डाले और काउंट करना है, तो एडिशन वो है। तो एडिशन के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं। तो एनीवे, तो यहां पर डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज इक्वल टू लेंथ, ये लेंथ है ना, डिस्टेंस है। तो ए का क्या हो गया डायमेंशंस? लेंथ। बीटी का क्या हुआ? लेंथ। तो बी का पता करना है, ये बी का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन एल टी हुआ, एल हुआ, और ये दोनों से ये दोनों को। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, बी का डायमेंशन यहां से पता हो गया, एल टी माइनस 1। ये तो था बी के लिए। सी के लिए देखें इधर, सी के लिए इधर देखें, सी किधर है? सी टी स्क्वायर। इसका भी डायमेंशन जो है सो एल का डायमेंशन होगा, सबका डायमेंशन एल का, लेंथ डिस्टेंस का। तो सी का डायमेंशन कितना हो गया? सी, यहाँ पर टी स्क्वायर है तो टी टू द पावर 2 एल। इसको उस साइड ले गए और सी का डायमेंशन हमें पता चल गया। ये देखिए एक्सलेशन, ये जो है सो एक्सलेशन है और ये जो है सो वेलोसिटी है। थर्ड देखिए, सी के बाद में डी था, डी टी क्यू, ये था ना, डी टी क्यू। इसका डायमेंशन भी एल का डायमेंशन से, डी का डायमेंशन और टी जो है सो टी डी पावर 3 मीटर, ये एल टी की पावर -3, ये आया इसका डायमेंशन। ये क्या है? यदि आप देखना चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका एक्सलेशन, ठीक है। एक्सलेशन को कैसे दिखाऊं? यहाँ पर ABCD तो दिया हुआ है। यदि मान लीजिए एक्सलेशन को आप सी, ठीक है, एक्सलेशन को ऐसे लिख सकते हो ना, ये टाइम है dt, ये रेट है, एक्सलेशन के चेंज होने का रेट है। ये एल टी -2 है, एक तो ये तो एक्सलेशन है, एल टी -3 है, 2 ऊपर रखा, एक नीचे ले गए, तो ये हो गया एक्सलेशन और ये हो गया टाइम। एक्सलेशन का चेंज करने का रेट है। और ई लास्ट वाला देखते हैं, ई टी दी पावर 4, इसका भी डायमेंशन क्या है? एल का है। तो ई का डायमेंशन हुआ टी टी पावर 4 इसका टू एल, और ई का डायमेंशन फाइनली आपको मिल गया एल टी टी पावर -4। अब इसको देखना चाहोगे तो फिर आप कर सकते हो ऐसे, ये जो क्वांटिटी आया उसका एक टाइम और डेरिवेटिव हो गया, इसको आप कह रहे हो डी बाई डी टी, ये वाला जो है डी बाई डी टी एक्सलेशन, या फिर इसको लिखने का जो तरीका है सेकेंड डेरिवेटिव एक्सलेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीजें। तो इस तरह से आप इसको डायमेंशन निकाल सकते हो। ये सभी आपको नहीं इंटरेस्ट है तो जानने का कोई बात नहीं, आपका मेनली यहाँ ये था कि ABCD का डायमेंशन क्या होगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में और JEE मेन में भी। इस पर और भी क्वेश्चन बताएंगे लेकिन वो अगले वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू।